वेलकम न्यूड फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। ये है यूएफसी अबू धाबी का पोस्ट फाइट शो। तो दुनिया भर की बातें नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहली फाइट जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है जोएल अल्वारेज वर्सेस एल्विस ब्रेनर की फाइट। देखिए, एल्विस ब्रेनर ने एक्चुअली ये फाइट जो है बेहतर तरीके से शुरुआत की, पर पहले राउंड में वो बहुत ज़्यादा एक्टिव था और थोड़ा बहुत एक्यूरेट भी था। दूसरे राउंड में ये समझ में आया कि एक्चुअली जोएल अल्वारेज जो है पीछे नहीं है, बल्कि उसका एक्शन जो है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। कहने का मतलब है, अगर जोएल अल्वारेज कोई शॉट यूज़ कर रहा है, कोई किक मार रहा है या फिर कोई पंच मार रहा है, तो उसका एम ये नहीं है कि 5 मारना और 1 लगना। उसका एम ये है कि वो 1 भी मारे और वो लगे। यानी कि एक्यूरेसी जो है वो जोएल अल्वारेज की ज़्यादा थी, वहीं एक्शन जो है वो ब्रेनर का ज़्यादा था। बट 2.5 मिनट के बाद ब्रेनर का एक्शन भी कम हो गया और जोएल अल्वारेज का एक्शन भी बढ़ गया और एक्यूरेसी भी बढ़ गई। आखिरी के 1 मिनट में बहुत गंदा डार्क चोक में फंसा हुआ था, 40 सेकंड में आप कहेंगे, गंदा डार्क चोक में फंसा हुआ था ब्रेनर, पर समहाउ ही सर्वाइव्ड, ही इज टू टफ। ठीक है, पर पहला राउंड तो क्लियर जोएल अल्वारेज का राउंड था। दूसरा राउंड जो है, दूसरे राउंड की कहानी कुछ ऐसी है। बहुत ज़्यादा एक्शन बाय ब्रेनर और बहुत अच्छी एक्यूरेसी बाय जोएल अल्वारेज। आप कहेंगे पहले राउंड भी वही था। हाँ, पहले राउंड में वही था, बट पहले राउंड में आखिरी मिनट में बहुत ज़्यादा डिसाइसिव एक्शन था, तो वो राउंड क्लियरली जोएल अल्वारेज का राउंड था। ये राउंड जो है बहुत ज़्यादा क्लोज था सेकंड राउंड, पर फिर भी मैंने जोएल अल्वारेज को दिया। मेरा स्कोर हो गया 20-18। तीसरे राउंड में भी लगभग कहानी वही थी कि ज़्यादा एक्शन ब्रेनर की तरफ से, ज़्यादा एक्यूरेसी जोएल की तरफ से। बट एंड में ऐसा हुआ कि एक्चुअली जोएल अल्वारेज ऐसी जगह पर, जोएल अल्वारेज की वजह से ब्रेनर ऐसी जगह पर फंस गया जहां पर उसे मल्टीपल नी नाक के ऊपर लेनी पड़ी, और वो धीरे 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 ग्राउंड पर शिफ्ट होता गया और रेफरी ने एक्चुअली सही कॉल लिया और इस फाइट को टीकेओ घोषित किया। तो क्या इस टीकेओ के बाद एलिस ब्रेनर के पास ये है कि ही हैज़ टाइम टू रिकवर फ्रॉम दिस फाइट एंड कम बैक? वहीं जोएल अल्वारेज जो है ना, उसका एक स्टॉकिंग फीचरिस्टिक है। मैं आपकी एक तुलना के लिए किसी आदमी के बारे में बात कर रहा हूँ। आप ये मत समझिएगा कि मैं जोएल अल्वारेज को उस आदमी से तुलना कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप स्टॉकिंग स्टाइल आप कैसे समझेंगे? अगर आपने देखा होगा एलेक्स पेरेरा को, आपने देखा कि एलेक्स पेरेरा को लोग कहते हैं कि एलेक्स पेरेरा गेट हिट सम टाइम, और एलेक्स पेरेरा के बारे में बोलते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एलेक्स पेरेरा डजंट मूव द हेड, राइट। अब हेड मूवमेंट भी 2 टाइप के होते हैं। एक पहला से ही रिदमिक हेड मूवमेंट होता है, राइट, कि 2 टाइम लेफ्ट फिर राइट, या फिर माइक टाइसन टाइप, राइट, पीकाबू, आप बिल्कुल यूं 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 करते रहेंगे और फिटाक से आएंगे, है ना। एक वो होता है रिदमिक प्रीडिफाइंड। दूसरा होता है कि सामने वाले के पंच के हिसाब से आपका हेड मूवमेंट होता है ना। तो ये दोनों ही हेड मूवमेंट तो है नहीं, जोएल अल्वारेज की भी नहीं है और ना ही एलिस पेरेरा की। बट ये बात जो मैंने बहुत ज़्यादा माइंड की है और जो एक कमी बताई जाती है एलिस पेरेरा की, और जोएल अल्वारेज भी लगभग वैसा ही है। जोएल अल्वारेज हेड मूवमेंट नहीं है, एलिस पेरेरा का हेड मूवमेंट नहीं है, बट दोनों के दोनों स्टॉक कर रहे हैं। दोनों यूं बैठे खड़े हुए, राइट, वो देख रहे हैं, वो ब्लिंक भी नहीं करते हैं आंखें। यानी कि वो अपने उस मौके की तलाश में है जब उनका पंच सामने वाले के डिफेंस के थ्रू जाए, ठीक है ना। इसीलिए वो एक्यूरेट है, दोनों के दोनों साले इतने। जोएल अल्वारेज वॉज वेरी मच एक्यूरेट। आई एम रियली लिटिल बिट इम्प्रेस्ड बाय हिम, है ना। मैं ये नहीं कहूँगा कि उसका भविष्य बहुत खतरनाक है, अभी बहुत कुछ देखना है। जरा जरा ऐसे में हम लोगों का भविष्य तय करने लगेंगे ना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम लोगों को उतनी ही इज्जत देंगे जितनी उन्होंने डिजर्व की है, बट एट द सेम टाइम अगर कोई 1-2 फाइट हारेगा ना, तो उसकी इज्जत इतनी कम नहीं कर देंगे जैसे कि लोग कर देते हैं। ठीक, चलते हैं अगली फाइट की तरफ। अगली फाइट जो थी वो थी लूपी गॉर्डिनेज वर्सेस मैकेंजी डर्न। देखिए, जब ये फाइट चालू हुई ना, तो हमें 2 चीज़ें बहुत साफ समझ में आ रही थी। पहली बात, मैकेंजी डर्न जो है स्ट्राइकिंग में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी, क्योंकि मैकेंजी डर्न को ये बात पता थी कि ग्राउंड पे वो सॉलिड है ना, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकती थी। उसका गार्ड ऊपर था। यार, गार्ड कितना भी ऊपर रखो, पर अगर चिन्ह ऐसे करके रखेगी ना मैकेंजी, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। यार एनीवेज, पहला राउंड जो है, किसके शॉट ज़्यादा डैमेजिंग थे? नो डाउट लूपी के शॉट जो है ज़्यादा डैमेजिंग थे। ये 1 राउंड की कहानी नहीं है, ये 3 राउंड की कहानी है कि किसके शॉट ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा डैमेजिंग थे। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि
लूपी के शॉट जो है ज़्यादा एक्यूरेट थे और ज़्यादा डैमेजिंग थे। वहीं मैकेंजी डर्न जो थी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी, इसलिए नंबर ऑफ पंचेस जो थे स्ट्राइकिंग वो बहुत ज़्यादा थे। ये बात अलग है कि यूएफसी के जो स्टैट्स जो दिखा रहे थे उसके हिसाब से वो दिखा रहा था कि लूपी आगे है, बट आई डोंट थिंक सो। ठीक वैसे ही जैसे कि याद है आपको होरे मासविदाल और नेट डियाज वाली फाइट में हमको साफ दिखाई दे रहा है कि नेट डियाज की स्ट्राइकिंग ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा स्ट्राइक वो लैंड कर रहा है। वहीं पे बाकायदा जो आपके जो स्टैट्स बता रहे हैं वो बता रहे नहीं, एक्चुअली होरे मासविदाल ज़्यादा स्ट्राइक किया है, जैसे कि हमारी आँख है ही नहीं। फिर बाद में उनने जो जितने नंबर ऑफ पंचेस होरे मासविदाल को दिए थे उससे दो पंचेस ज़्यादा दे दिए नेट डियाज को, और जितने नेट डियाज को दिए थे उससे 17 कम दे दिए होरे मासविदाल को 17 दिन बाद। एनीवेज ये सब पता नहीं कहाँ चला गया मैं। खैर मैं ये बता रहा हूँ कि स्टैट्स जो दिखा रहे थे उससे कहीं ज़्यादा स्ट्राइकिंग कर रही थी मैकेंजी डर्न, और लूपी उससे कम कर रही थी बट ज़्यादा डैमेजिंग थे। पहले राउंड के एंड में एक आर्म बार की संभावना बनी पर वो राउंड खत्म हो गया तो इसलिए ज़्यादा बन नहीं पाई। दूसरे राउंड में ये कहेंगे कि दूसरे राउंड में भी मैकेंजी डर्न जो थी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी। ये दूसरा राउंड थोड़ा क्लोज था बट फिर भी मेरे को लगता है कि मैकेंजी डर्न जो है वो राउंड जीती थी। तो पहला राउंड 10-9, दूसरा राउंड 20-18, तीसरा राउंड मुझे लगता है कि क्लियरली लूपी गॉर्डिनस का राउंड था। तो मेरा स्कोर हो गया 29-28, जजेस का भी यही स्कोर था 29-28, 29-28, 29-28, और एक विन मिल गई मैकेंजी डर्न को। अब इस सब के बाद क्या होने वाला है इस डिवीजन में? मुझे लगता है कि यूएफसी चाहती है कि मैकेंजी डर्न टाइटल के लिए चैलेंज करे, बिकॉज मैकेंजी डर्न स्टार है और आपको पता है कि क्यों है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके सेक्सी होने से, राइट, बट मैकेंजी डर्न इज नॉट इम्प्रेसिव। मैकेंजी डर्न इज नॉट चैंपियनशिप मटेरियल। एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि आज मैकेंजी डर्न चैंपियनशिप मटेरियल नहीं है, पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें हर फाइटर इंप्रूव होता हुआ दिखाई देता है, तो हमें ये लगता है कि यार ये फाइटर जो है ना आज चैंपियनशिप मटेरियल नहीं है, बट देखना तुम कल बनेगा ये चैंपियनशिप मटेरियल। टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता है कि मैकेंजी डर्न कल भी बनेगी चैंपियनशिप मटेरियल, पर हर आदमी में ताकत होती है कि वो मेरे जैसे लोगों को कभी भी गलत साबित कर सके, तो हो सकता है कि वो कर दे, बट आई डोंट सी दैट राइट नाउ। जहाँ तक लूपी की बात है, मेरा मानना है कि लूपी एक्चुअली अगर थोड़ी और एग्रेसिव होती ना तो शी कुड हैव विन दिस फाइट। इतना ज़्यादा ग्राउंड पे खतरा नहीं था उसको, शी कुड हैव हैंडल्ड इट। ग्राउंड पे जितनी बार भी गई उसने हैंडल किया मैकेंजी डर्न को 3 बार। सो आई डोंट थिंक सो दैट वाज द प्रॉब्लम। अगर वो और एग्रेसिव होती तो चांसेस थे उसके जीतने के, क्योंकि मैकेंजी डर्न ना पता है पीछे भी जाती है ना तो अपनी चिन सामने छोड़ के जाती है, राइट। हम ऐसे हटते हैं, मैकेंजी डर्न ऐसे हटती है। मैं कैसे समझाऊं आपको, मुंडी सामने रहती है और वो पीछे हटती है, लाइक शी इज गिफ्टिंग हर चिन अवे। और अगर एग्रेसिव होती गोडेनेस तो शी कुड हैव रियली मेड इट अ टफर फाइट फॉर मैकेंजी डर्न। एनीवेज अगली फाइट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फाइट थी टोनी फर्गुसन वर्सेस माइकल केएसए की फाइट। फाइट शुरू हुई, बहुत कम मोमेंट था। फाइट के आखिरी के 2 मिनट जब बचे हुए थे तब माइकल केएसए ने टेक डाउन किया टोनी फर्गुसन को। थोड़ा टफ था बट कर लिया, और उसके बाद रियर नेकेड चोक किया, टोनी ने टैप किया, फाइट खत्म हुई। माइकल केएसए ने कहा कि आई एम बैक और ऐसी कुछ, और चला गया। फिर माइक लेके आया, मतलब माइक लाया गया टोनी फर्ग्यूसन के पास। टोनी फर्ग्यूसन के हाथ में दोनों ग्लव्स थे। लोग उम्मीद कर रहे थे कि दोनों के दोनों ग्लव्स वो रख के गुड बाय कहेगा और रिटायरमेंट कहेगा। वैसे टोनी फर्ग्यूसन ने एक ग्लव्स जो है वो पुट डाउन किया और लगभग पूरी हिंट दी कि ही इज गोइंग टू रिटायर। अगर ये टोनी फर्ग्यूसन का रिटायरमेंट है तो थैंक यू टोनी, वी लव यू, वी विल ऑलवेज लव यू। वन ऑफ माई फेवरेट टीवी सीरीज है एवरीबडी लव्स रेमंड, है ना। एवरीबडी लव्स रेमंड के एक सीजन के फिनाले में जब शादी हो रही होती है रेमंड के बड़े भाई और भाभी की, ऑब्वियसली दोनों की शादी हो रही होती है ना, तो शादियों में बहुत उठपटांग हरकतें होती हैं। और एंड में जब रेमंड जो है वो टोस्ट देने के लिए जब उसको बुलाया जाता है स्पीच देने के लिए, तो रेमंड एक बहुत अच्छी बात बोलता है कि लाइफ जो है ना कभी कभी सीधी सीधी नहीं होती है। ये लाइफ जो है, अगर अभी तक लाइफ आपकी विन से भरी हुई है ना तो टेंशन मत लीजिए, हार आएगी। और अगर अभी तक आपकी लाइफ हार से भरी हुई है तो टेंशन नहीं लेने का, विन का टाइम आएगा। पर अगर हम अपनी लाइफ में पीछे देखें
तो हमें एक पिक्चर नज़र आएगी और उस जो मूवी है उसको एक एडिटर की ज़रूरत है जो पूरे पार्ट उस एडिट से बाहर निकाल दे और अच्छे पार्ट ही उसमें रखे. ओनली द गुड टाइम्स. यू शुड चेक दैट स्पीच. है ना, मैंने बुचर कर दिया बट ऐसे ही है. वी नीड टू रिमेंबर ओनली द गुड टाइम्स. एंड इफ टोनी फर्ग्यूसन आज रिटायरमेंट ले रहा है तो मैं उसको वादा करता हूँ कि आई विल रिमेंबर द गुड टाइम्स. यू वर ग्रेट. यू वर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. इन माई बुक टोनी फर्ग्यूसन से ज़्यादा टेरिफाइंग फाइटर बहुत ही कम लोग थे. अगर टॉप 5 बेस्ट फाइटर में शायद टोनी फर्ग्यूसन ना आए, गोट के कन्वर्सेशन में तो आएगा ही नहीं. बेस्ट ऑफ ऑल टाइम टॉप 10 की लिस्ट में शायद टोनी फर्ग्यूसन आखिरी में थोड़ा सा दिक्कत हो जाए. बट सबसे ज़्यादा टेरिफाइंग और सबसे ज़्यादा डर पैदा करने वाले फाइटर्स की अगर फाइट बात होगी ना, दोस्त टोनी फर्ग्यूसन टॉप 3 में आएगा. ये शायद 8वीं हार थी टोनी फर्ग्यूसन की. तो हम ना आखिर की फाइट एडिट कर देंगे और हम टोनी फर्ग्यूसन को 8 फाइट पहले से याद रखेंगे. ठीक, अब अगली फाइट की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट फाइट है चीतो वेरा वर्सेस डेविसन फिगरेटो को. आप सभी को पता है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फाइट मोर देन एनी अदर फाइट, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये फाइट कहीं ज़्यादा इक्वल है दूसरों से, और एक्चुअली हुआ भी ऐसा ही. इसी पहला राउंड जो है ना, पहले राउंड में ऐसा कहेंगे कि एक्चुअली जो है एक्शन जो है बहुत लिमिटेड था. मैसिव अगर कोई कहेंगे बड़े पॉइंट थे, 2 बार टेक डाउन किया चीतो वेरा को डेविसन फिगरेटो ने, पर दोनों ही बार एक्चुअली अच्छे खासे टाइम के लिए कंट्रोल किया, बट दोनों ही बार ऐसा कोई डैमेज नहीं किया. पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मार्लिन वेरा ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं किया जिससे कि कोई भी आर्ग्यूमेंट बनता है कि वो राउंड जीता है. इसलिए मैंने पहला राउंड जो दिया क्लियरली चीतो वेरा को, सॉरी डेविसन फिगरेटो को दिया. ठीक है, दूसरा राउंड जो था कि मार्लिन वेरा जो था ना दूसरे राउंड में ज़्यादा एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट एक्यूरेट दूसरे राउंड में भी चीतो वेरा डेविसन फिगरेटो ज़्यादा था, बट फिर भी मार्लिन वेरा के द्वारा किया गया डैमेज जो था ना वो दूसरे राउंड में ज़्यादा था, तो मैंने मार्लिन वेरा को दूसरा राउंड दिया. स्कोर हो गया 19-19. पहले राउंड में 10-9, दूसरे राउंड में बराबर उल्टा 10-9, तो 19-19. तीसरे राउंड में यार डेविसन फिगरेटो स्टार्टेड कंट्रोलिंग द फाइट. डेविसन फिगरेटो ने हर्ट किया मार्लिन को 2-3 बार और 1 बार ड्रॉप नॉकडाउन भी किया. जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ता रहा था डेविसन फिगरेटो थोड़ा सा कार्डियो में प्रॉब्लम लग रहा था, बट फिर भी एग्रेसिव मोड में ही था. अच्छे खासे डैमेजिंग शॉट मारे और ये बात तो पता चल गई कि यार पावर कैरी करता है. ये राउंड सबसे क्लियर राउंड था डेविसन फिगरेटो का. ये राउंड मैंने डेविसन फिगरेटो को दिया. स्कोर हो गया 29-28. 2 राउंड डेविसन के लिए और 1 राउंड मार्लिन चीतो वेरा के लिए. जजेस का भी, एक जज का कहना था कि तीनों राउंड एक जज ने चीतो वेरा को, सॉरी डेविसन फिगरेटो को दिया, बाकी 2 जज ने वही स्कोर दिया जो मैंने दिया. दूसरे राउंड में भी एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि वो डेविसन का है, बट मेरे को लगता है कि क्लियरली मार्लिन का राउंड था. अब इस फाइट के बाद पहले मार्लिन की बात कर लेते हैं. यार मार्लिन मेरे ख्याल से दोबारा टाइटल शॉट की तरफ नहीं जा रहा है, बट ये बात तो पक्की है कि मार्लिन जिस भी फाइट में रहेगा वो फाइट एक्साइटिंग रहेगी. तो मार्लिन वेरा उन फाइटर्स में से है जो अगले 5 साल फाइट करेंगे, टाइटल शॉट में नहीं जाएंगे, फिर भी एक्साइटिंग बने रहेंगे. वहीं दूसरी तरफ चीता वेरा, यार क्या कहूँ इस लड़के के बारे में मैं, ये 135 में नेचुरल दिखाई दे रहा. हाँ, अब थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा साइज में थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा है, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा. या फिर ये कहेंगे कि शायद मार्लिन वेरा का सही जाता है. दूसरी बात ये इंजॉय कर रहा है लड़का वहाँ पे, और शायद वो जो एक्स्ट्रा वेट कट करना पड़ रहा था वो नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से इंजॉय कर रहा है. और तीसरी बात जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है वो ये है कि पावर जो है वो कैरी कर रहा है 125 से 135 में. अगर आप चीता वेरा को नॉकडाउन करते हो ना दोस्त, तो आप में पावर है, इसके बिना नहीं कर सकते. अच्छे लोग नहीं कर पाए. वहीं प्रॉब्लमेटिक अगर कोई बात है तो नंबर 1 प्रॉब्लम वो है जो सभी को दिखाई दी होगी आखिरी के 1-1.5 मिनट में. थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि भाई गैस जा रही है. आई एम सॉरी यार, थोड़ी सी जमाई आ रही है. एनीवेज सॉरी. तो गैस जो है ना जा रही है, कहने का मतलब है कि कार्डियो में थोड़ी सी कमी है. तो अभी तो 3 राउंड की फाइट थी, 4 और 5वें राउंड में हम देखना पड़ेगा कि कार्डियो इतना कैरी करता है कि नहीं करता है. दूसरी प्रॉब्लम थोड़ी अलग सी प्रॉब्लम है. मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अल्वरसीम के अंदर हेनरी सोटो वैसे जिम अलग हो गया, पर अभी भी हेड कोच अल्वरसीम ही है. हेनरी सोटो भी है टॉप 5 में. एक्चुअली हेनरी सोटो नंबर 5 है और डेविसन फिगरेटो इस फाइट तक नंबर 4 था.
सॉरी 6 था। मेरे ख्याल से डेविसन फिगरेटो नई लिस्ट में नंबर 3 या नंबर 4 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में तो आपस में कंपटीशन होगा, ये मैनेज कैसे करेंगे एक ही जिम के अंदर, ये भी प्रॉब्लम। एक ही मतलब टीम के अंदर, जिम तो अलग अलग है बट टीम एक ही है, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या होता है। अगर नेक्स्ट फाइट की बात करें तो मेरा मानना है कि एक आदमी डेविसन फिगरेटो एक फाइट दूर है टाइटल शॉट से, सिर्फ एक फाइट दूर। अगर वो 4 नंबर पर रैंक होती है तो उसकी एक और फाइटर है जो सिर्फ एक फाइट दूर है, उसका नाम है प्योटर यान। मेरे ख्याल से इन दोनों की फाइट होनी चाहिए, और हो सके तो 5 राउंड की फाइट होना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर कोई टाइटल के लिए फाइट हो रही है ना, टाइटल कंटेंडर के लिए, तो वो फाइट भी आई एम सॉरी भाई, आई एम सो सॉरी, 5 राउंड वाली होनी चाहिए। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की पर क्या करूँ, 5 राउंड वाली होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो अब को मेन इवेंट की तरफ चलते हैं। वैसे तो ये फाइट डिजर्व करती थी को मेन इवेंट, बट ठीक है, शारा बुलेट को अगर मिला है को मेन इवेंट तो मिलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगली फाइट की तरफ चलते हैं। ओलिचिचिक और शारा बुलेट की फाइट। इस फाइट में लगभग वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। मैंने कहा था कि लिया फाइट है, आसानी से जीतनी चाहिए। शरफुद्दीन, एक्चुअली उसका नाम सरफुद्दीन है ना, शारा इसलिए बोलते हैं ताकि अंग्रेज उसका नाम बोल सकें, जैसे कमारू हो गया बेचारा कमरुद्दीन। एनीवेज, तो सरफुद्दीन जो है, टू बी ऑनेस्ट इट वॉज अ ग्रेट परफॉर्मेंस बाय हिम। मैं पहले दूसरे तीसरे राउंड के बारे में अलग अलग बात करूं क्या? ठीक है, कर देता हूँ। देखिए, पहले राउंड में बेहतरीन स्ट्राइकिंग के साथ चालू की शारा बुलेट ने कहानी, और बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव उसकी बात थी उसकी किक्स। मैं आपको बताऊंगा फाइट के एंड में किक्स आगे क्या कहानी लिखती है, बट इट वॉज ऑसम रूट। ऐसा लगा था कि लड़का हर जहाँ चाहे वहाँ किक मार सकता है, समझ रहे हो आप। ऐसे फाइटर के लिए जिसकी रेंज हाथ से थोड़ी कम होना, किक उसकी रेंज जो है कम से कम 5 से 6 इंच बढ़ा देती है, और स्ट्राइकिंग की दुनिया में 6 इंच रेंज बढ़ जाना बहुत बड़ी बात होती है। पहला राउंड आराम से जीता शारा बुलेट ने, स्कोर हो गया 10-9। दूसरे राउंड में ऐसा है कि ऐसा लगा कि शारा बुलेट ने प्लान चेंज किया है और लेस किक और मोर पंचेस, बट डैमेज वो बराबर कर रहा था ओलेचिचिक को। तो ये राउंड भी मैंने उसको दिया। तीसरे राउंड में ऐसा है कि 2 बार टेक डाउन हुआ, बट उनका कोई ज़्यादा असर नहीं है। डैमेज तो अभी भी शारा बुलेट ही कर रहा था। तीसरे राउंड में मैंने उसको दिया 30-27। पता नहीं एक जज को कहाँ से लग गया कि एक राउंड माइकल ओलेचिचिक जीता है। मुझे नहीं लगता कि एक भी राउंड ओलेचिचिक जीता है। एनीवेज, ठीक है, वैसे उसने निक डियास को चैलेंज किया, तो आई डोंट थिंक सो दैट इज गोइंग टू हैपन, बट एनीवेज, मेरा मानना है कि अगर ये लड़का ध्यान देगा ना अपनी रेसलिंग की तरफ, तो दोस्त ही इज गोइंग टू बी अ ग्रेट प्रॉब्लम। क्योंकि अगर ओलेचिचिक आपको टेक डाउन कर पा रहा है ना, तो आप ये भूल जाएं कि आप टॉप 10 लेवल के फाइटर्स से टेक डाउन नहीं हो पाएंगे। वो आपको टॉप 5 to 6 to 10 वाले नहीं भी कर पाएंगे ना, तो 1 to 5 वाले हमेशा कर पाएंगे आपको टेक डाउन। जब मन चाहेगा तो आपको टेक डाउन करेंगे वो। और अगर आप टेक डाउन सुधार लेते हो ना, तो बहुत, जैसे कि अभी ना आप देख रहे हो शारा बुलेट का सबसे बेहतरीन एमिनेशन क्या है, उसकी किक्स। सबसे डैमेजिंग किक्स हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ करता है और एक्चुअली बहुत एक्यूरेट है। बट हर बार जब आप किक मारते हो ना, तो टेक डाउन के लिए आप वनरेबल हो जाते हो। और अगर आपका टेक डाउन डिफेंस अच्छा हो जाए तो आप फ्री होकर किक मार सकते हो। आप सोचो कि शारा बुलेट फाइट कर रहा है बड़े रेसलर में 185 में, और वो एक भी किक ना मार पाए, तो क्योंकि किक मारेगा हर बार, जब भी किक मारेगा तो वनरेबल होगा, राइट। टेक डाउन के लिए चांसेस बनेंगे, तो उसको अपना किक छोड़ना पड़ेगा। तो आप फाइट में जा रहे हो और अपनी अपनी सबसे बड़ी बंदूक जो है वो छोड़ के जा रहे हो, तो दिक्कत वाली बात है ना। तो अगर रेसलिंग सुधार लेगा ना शारा, इज गोइंग टू बी अ रियल प्रॉब्लम। चलिए अब मेन इवेंट की तरफ चलते हैं। लास्ट फाइट थी उमर नगोमेडोव वर्सेस कोरी सैंडहैगन की, नंबर 1 कंटेंडर के लिए ये फाइट थी दोस्त। ये फाइट फटे तक क्लोज थी। पहला राउंड जब स्टार्ट हुआ तो जैसा हम उम्मीद कर रहे थे, टेक डाउन अटेम्प्ट की कोशिश किया नरगोमेडोव ने, बट कोरी सैंडहैगन गॉट अप। एक्चुअली गॉट अप भी नहीं कहेंगे, डिफेंड ही कर लिया उसने। उसके बाद एक और टेक डाउन अटेम्प्ट किया, वो भी डिफेंड किया। उसके बाद एक और टेक डाउन डिफेंड किया, वो भी डिफेंड किया। एक और टेक डाउन अटेम्प्ट किया, वो भी डिफेंड किया। पर स्ट्राइकिंग में कोरी वॉज लुकिंग बेटर। पहला राउंड इतना क्लोज था कि शायद मैं पिछले इतने साल में पहली बार ऐसा करूँगी, मेरे को पता नहीं पहला राउंड कौन जीता है। क्योंकि मैं हमेशा ही बोल देता हूँ ना कि यार बहुत क्लोज है, बट अगर मेरे को देना होता तो इसको देता। मैं पता नहीं कर पा रहा हूँ कि पहला राउंड में किसको देता। दूसरा राउंड फिर से टेक डाउन अटेम्प्ट किया, कोरी गॉट अप। ये कहानी एंड तक चलेगी। टेक डाउन अटेम्प्ट किया, गॉट अप, और एक
स्ट्राइक में हल्का सा वॉबल हुआ, ऐसा लगा कि हर्ट किया है कोरी सैंडहैगन ने आपके उमर नर्गोमेडोव को। तो ये वाली जो राउंड था ना, मैंने सिर्फ इसी की वजह से कोरी सैंडहैगन को दिया। यानी पहले राउंड में पता नहीं कौन जीता, दूसरे राउंड में मेरे को लगता है कि कोरी सैंडहैगन का राउंड था। तीसरा राउंड जो है, कोरी जो है रेंज को मेंटेन कर रहा था अपने किक्स के द्वारा, राइट। कोरी की जो शॉट्स थे डैमेजिंग ज़्यादा थे। फिर टेक डाउन अटेम्प्ट किया कोरी सैंडहैगन ने, डिफेंडेड बाय वो। बट आखिरी के 2 मिनट में उमर का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था स्ट्राइकिंग में, और डैमेजिंग भी थी। पहले हाफ में कोरी की थी, दूसरे हाफ में सॉरी उधर फाइट चल रही है इसलिए, तो फाइट नहीं, सेलिब्रेशन चल रहा है। एनीवेज, दूसरे हाफ में उमर नर्गोमेडोव हावी था। इसलिए मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि तीसरा राउंड किसका है। पहला राउंड किसका है पता नहीं, दूसरा राउंड कोरी सैंडहैगन का है, तीसरा राउंड पता नहीं किसका है। चौथे और पांचवें राउंड जो है वो भी बहुत ज़्यादा क्लोज है, बट मेरे ख्याल से चौथे और पांचवें राउंड जो थे वो दोनों के दोनों उमर नर्गोमेडोव के राउंड थे। यानी मैं क्लियर किस बात पे हूँ, 2 राउंड चौथे और पांचवें जो हैं वो क्लियरली उमर ने जीते हैं। पहले तीसरे के पता नहीं, दूसरा कोरी ने जीता है मेरे हिसाब से। तो बची बात 1 और 3 की। अगर इन दोनों में से एक को भी दिया जाए ना, तो उमर नर्गोमेडोव जो है ये फाइट जीतता है। और जजेस ने, एक जज ने 50-45 दिया, जिससे मैं एग्री नहीं करता हूँ। दूसरे जज ने 49-46 दिया, 49-46 बाकी 2 जजेस ने दिया, जो कि दिया जा सकता है। अगर वो जो दोनों राउंड 1 और 3 है, उन दोनों को अगर उमर को दे दिया जाए तो 49-46 स्कोर होता है, दैट इज एक्सेप्टेबल। दोस्त, मैंने बोला था ना ये फाइट 50-50 फाइट है। ये फाइट 50-50 फाइट थी। ये फाइट भले ही उतनी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग एक तरफा नहीं थी जितनी कि सबके सब उम्मीद कर रहे थे कि इसके बाद उमर को बिल्कुल टाइटल शॉट मिल जाएगा, पर उसको टाइटल शॉट अभी भी मिलना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि फाइट आउटस्टैंडिंग हो या ना हो, ये क्लोज फाइट थी और उमर नर्गोमेडोव ने वर्ल्ड नंबर 2 को हराया है, इसलिए उसको टाइटल शॉट मिलना चाहिए। इट वॉज वेरी वेरी क्लोज। अगर आपके दिल में कोरी सैंडहैगन के लिए मतलब 10 में से 8 पॉइंट की इज्जत थी ना, तो आज 9 पॉइंट की हो जाना चाहिए। कोरी सैंडहैगन इज वेरी डेंजरस। कोरी सैंडहैगन की पूरे के पूरे गेम में इकलौती प्रॉब्लम उसकी जो थी वो थी रेसलिंग दिक्कत करती थी कोरी सैंडहैगन को। दोस्त, उमर अगर उसको टेक डाउन नहीं कर पाया ना, एक क्लियर टेक डाउन है, बिल्कुल क्लियर टेक डाउन जहां पे सामने वाले को कंट्रोल मिला है, उमर को कंट्रोल मिला, वो भी 5वें राउंड में। उसके पहले कोई क्लियर टेक डाउन नहीं है जहां पे कंट्रोल मिला हो 30 सेकंड से ज्यादा के लिए उमर को। और मैं ये बता दूं आपको, अगर उमर नहीं कर पाया ना टेक डाउन कोरी सैंडहैगन को, तो मेहराब भी नहीं कर पाएगा। और अगर मेहराब भी नहीं कर पाएगा ना, तो मेरे ख्याल से उमर के अलावा और कोई नहीं है जो रेसलिंग में दिक्कत देगा कोरी सैंडहैगन को। कोरी सैंडहैगन का गेम जो है इतना शानदार है कि मेरी नज़र में अब वो कंप्लीट फाइटर बन गया। और कोरी सैंडहैगन मेरे ख्याल से जैसे 25 मिनट पहले जितना डेंजरस था, आज उससे ज़्यादा डेंजरस है, अभी उससे ज़्यादा डेंजरस है। तो ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स। क्या बोलते हो, प्रेडिक्शन कैसे रहे अपने इस बार? पैसा नहीं लगाने का है दोस्त, मेरे प्रेडिक्शन कितने भी सही हैं पर पैसा नहीं लगाने का है। ठीक यार, 4 बज गए रात के। अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। मैं खाना खाता हूँ और सोता हूँ। ठीक, टेक केयर। बताना, सुबह मैसेज देखूंगा मैं आप सबके। ठीक है।